बच्चों, myself Mr. Rashid, I am teaching chemistry at Kettle Academy Kupwara. Today we will see what is ionic bond. जो एक टॉपिक है आपको इन द 10th क्लास एंड आल्सो व्हेन यू मूव इनटू द 11th क्लास साइंस स्ट्रीम में जब आप आओगे तो वहाँ पे आपको फिर से पढ़ना है व्हाट्स आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ केमिकल बॉन्ड का। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड जो है ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? हाँ बच्चों, शाबाश। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में? बिटवीन द एटम्स। बिटवीन द एटम्स। और ये एटम क्या हो सकता है? ये मेटल भी हो सकता है, ये नॉन मेटल भी हो सकता है। और जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या याद रखा बच्चों आपने? शाबाश। जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं बिटवीन द नॉन मेटल्स, बिटवीन द, तो उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई टोल्ड यू, फिर से आप याद रखिएगा। केमिकल बॉन्ड क्या है? इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? एटम्स के बीच में। ठीक है। इसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, जिसमें आप वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ोगे, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, जिसमें लंदन फोर्स आता है, डिस्पर्शन फोर्स आता है, डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट यहाँ पे आपको याद रखना है केमिकल बॉन्ड के बारे में। इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है किस किस के बीच में? मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। फिर कोवलेंट बॉन्ड का और एक आगे आप टाइप पढ़ोगे जिसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। That when you will go to the higher class, at that time you will see what is coordinate bond. तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बताना जा रहा हूँ what is ionic bond। तो बच्चों याद रखना, आयनिक बॉन्ड है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? इट्स अ केमिकल बॉन्ड। सिंपली याद रखोगे, जिस तरह एक अट्रैक्शन होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जब भी बच्चा किसी जगह जाता है तो फौरन उसको कॉल आती है पापा की तरफ से, बेटा किधर चले गए हो, कहाँ चले गए हो। ये क्या है? दिस इज अट्रैक्शन। जो किसके बीच में? पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा किसी जगह जाए या उधर जाए इधर जाए, क्योंकि एक अट्रैक्शन है जो उनको खींच रहा है अपनी तरफ। दैट इज आल्सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बाय ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो बाय नेचर है, अल्लाह ताला ने रखा है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के साथ, या किसी भी लिविंग ऑर्गन में। आप देखोगे जिस तरह अगर मूंगी होगा, उसका बच्चा होगा, उसके भी एक अट्रैक्शन है जो उसको होल्ड करके रखता है। सिमिलरली जब आप केमिकल्स के बीच में देखोगे, वहां पे भी एक अट्रैक्शन रहता है किनके बीच में? केमिकल, जिसमें आता है एटम्स, जिसमें आता है मेटल, जिसमें आता है नॉन मेटल। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके बीच में? मेटल एंड नॉन मेटल, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके बीच में? नॉन मेटल, उसको हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी का टाइप है, जो भी दैट्स आल्सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन उसमें नॉन मेटल होगा, लेकिन एक ही नॉन मेटल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन और शेयर होता है दो के बीच में। ठीक है, दैट यू विल सी इन द हायर क्लास। नाउ वी विल सी व्हाट्स आयनिक बॉन्ड। ये जो आयनिक बॉन्ड है ये क्या है? आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम भी है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों याद रखना, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? मेटल एंड नॉन मेटल। And if it combines with the chlorine having atomic number 17, configuration 2,8,7। ठीक। सोडियम जो है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। और इस शेल में पहुंचते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द नील्स बोर्स शेल कन्फिगरेशन। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ये गेन नहीं कर सकता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है टू लूज द 1 इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके पास पहुंचते हैं, इसके पास रह जाते हैं सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन जो है ये है एटॉमिक नंबर नियॉन। सो इट विल गेट दैट कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
that is for neon. So noble gas configuration. Similarly, chlorine जो इसके लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, that is the valence electron. तो क्लोरीन को चाहे एक इलेक्ट्रॉन अपने जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है सोडियम से. सो क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. तो वन एटम लूजेस द इलेक्ट्रॉन, another atom gains the electron. इस लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वजूद में आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड व्हिच इज नोन एज द आयोनिक बॉन्ड. जिस तरह यहाँ पे हम दिखा सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl. तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम जो है उसका हम दिखा सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन. ठीक इसी तरह क्लोरीन, उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7. तो बच्चों यहाँ पे लास्ट वाला शेल जो है क्लोरीन का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7. 2 2 4 2 6 और 1 हो गया 7. ठीक, तो सोडियम जो है ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन. क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज. तो सोडियम की अगर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 1. क्लोरीन की जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे सोडियम ने क्या किया? इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ. तो क्लोरीन ने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सोडियम ने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको मिलेगा यहाँ पे एक नया कंपाउंड जिसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड. जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड. क्या देते हैं? आयोनिक बॉन्ड. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रही? 2, 8. और क्लोरीन की क्या रही? 2, 8, 8. तो दोनों में आप देख सकते हो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ. सोडियम उसके कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10. 10 किसका एटॉमिक नंबर है? नियॉन का. क्लोरीन उसके कितने आए? 18. तो 18 किसका है? आर्गन का. दोनों का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आए और दोनों को मिली स्टेबिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, आयोनिक बॉन्ड जो है ये किसका टाइप है? ये केमिकल बॉन्ड का टाइप है. किसका? केमिकल बॉन्ड. तो याद रखना केमिकल बॉन्ड का एक टाइप है जिसको हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड. इसका दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. और कोवैलेंट बॉन्ड का और एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक, तो आयोनिक बॉन्ड जहां का इसका ताल्लुक है, तो बच्चों के आयोनिक बॉन्ड है एक टाइप केमिकल बॉन्ड का जिसमें क्या होता है, एक एटम करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे कि आप 10th में आपको एक टॉपिक है वहां पे हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. हाउ metals and non-metals react. अगर ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आता है, तो उसके लिए जरूरी है आपको ये बेस्ट एग्जांपल मैंने समझाई. तो बच्चों इसमें मैंने आपको दिखा दिया फॉर्मेशन ऑफ NaCl जिसमें मैं आपको ये समझाता हूं. सोडियम इट्स मेटल, क्लोरीन इट्स अ नॉन मेटल. तो मेटल क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वजूद में आता है जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड इट. हम डिस्कस कर रहे थे आयोनिक बॉन्ड के बारे में. तो आयोनिक बॉन्ड जो है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किसके बीच में होता है? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में. बिकॉज मेटल जो है इट हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन and non-metal has a tendency to gain the electron, as you may have already studied it in the 9th class or 10th class, that metals are also called as electropositive elements. Reason क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की. और नॉन मेटल्स को अक्सर हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. और सम नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl, दैट इज आयोनिक कंपाउंड, जिसको हम यहाँ पे समझा सकते हैं कि कैसे एक आयोनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल. सोडियम सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम के बारे में. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1. ठीक, तो इसका जो लास्ट शेल है उसमें पहुंचते हैं 8 इलेक्ट्रॉन या 18. बट इसके पास कितने हैं? 1. तो इसके पास ऑप्शन ये है या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है.
बट 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि उतनी एनर्जी है ही नहीं इसके पास। और 7 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो अंदर से न्यूक्लियस के अंदर उतने प्रोटॉन है ही नहीं जो इनको होल्ड करके रख सकता है। सो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं इसकी वैलेंसी जो है दैट इज 1। ठीक, तो वैलेंस भी मैंने आपको बताया, वैलेंस है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में। अगर सोडियम की बात करें, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इट्स वैलेंस इज 1। और अगर हम इसकी वैलेंसी देखेंगे, वैलेंसी भी मैंने आपको बताया, वैलेंसी हम किसको कहते हैं बच्चों? वैलेंसी मींस एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो दैट्स कॉल्ड वैलेंसी। तो सोडियम जो है ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। अब इसके साथ आता है यहाँ पे दूसरा एलिमेंट दैट्स क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो बच्चों पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, दूसरे में है 8, तीसरे में है 7। ठीक है, तो इस शेल में इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, बट पहुंचते कितने इसमें? 8। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसके पास बेस्ट ऑप्शन है इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हम कह सकते हैं इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी है 1। सो सोडियम विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल गेन द इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम जो है ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1, इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हम दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट। ठीक, क्लोरीन जो है इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जिनको हम दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉट। ठीक है, दिस इज 2, 8, 7। ठीक है, तो सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और किसकी तरफ देगा? क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पे सोडियम जो है ये लॉस करता है, तो इसके ऊपर आती है पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन जो है ये करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर आती है नेगेटिव चार्ज। सो आपको मिलेगा नेक्स्ट वन, यू विल गेट NaCl। Na के ऊपर आएगी पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर आएगी नेगेटिव चार्ज। ये तो आपको पता ही होगा पॉजिटिव चार्ज क्यों आई, बिकॉज सोडियम के पास 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। इसके पास प्रोटॉन थे 11, इलेक्ट्रॉन थे 11। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 10। प्रोटॉन कितने रहे? 11। अब 1 प्रोटॉन ज्यादा हुआ, इसलिए इसके ऊपर आएगी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन, इसके पास एटॉमिक नंबर है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, बट इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके पास आए 18 इलेक्ट्रॉन, बट प्रोटॉन कितने हैं? 17। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया, इसलिए आएगी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस चार्ज की वजह से इनके बीच में आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। तो याद रहा बच्चों, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पे चार्ज आया, एंड व्हेनेवर देयर इज चार्ज, ठीक, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रखना बच्चों। Electrostatic means when the charge is at rest. Electrostatic चार्ज रेस्ट पे है यहाँ पे, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन रहता है जो एटम्स को आपस में होल्ड करके रखता है। किस किस को? मेटल और नॉन मेटल को, जिसकी वजह से वहां बनता है एक बॉन्ड जिसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, नाउ ये जो आयनिक बॉन्ड है ये कैसे बन सकता है? कौन से फैक्टर्स इसके लिए जरूरी है? ठीक है, लेट्स आई विल टेल यू समथिंग अबाउट इट, जो आपको हायर क्लास में जरूरत आता है। कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। फैक्टर्स इफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप याद रखोगे। सम फैक्टर्स आर देयर, जस्ट रिमेंबर देम। कुछ फैक्टर्स हैं like you have, first factor is ionization energy। तो बच्चों आपने अभी तक देखा what is ionic bond, तो हम देखते हैं what is ionization energy। क्या असर पड़ता है एनर्जी का ionic bond फॉर्मेशन में? ionization energy आपको पता है, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए। क्या होती है ionization energy? अमाउंट ऑफ एनर्जी
required how much energy to remove a loosely bound electron from an isolated gaseous atom to convert it into an ion। और यहाँ पे कौन सा आयन बनता है? पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम नाम देते हैं कैटायन। सो बच्चों, आयनिक एनर्जी पहले आप याद रखोगे, ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए किसके लिए? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। जिस तरह आपके पास है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में है 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 8 and 1। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो आपको क्या करना है? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है। तो इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तब तक ये इलेक्ट्रॉन बाहर आप नहीं निकाल सकते हो जब तक ना आप बाहर से एनर्जी दोगे इसको, और वो एनर्जी जो आप देते हो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो सोडियम से आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो आपको मिलेगा Na पॉजिटिव। क्या मिला? Na पॉजिटिव। तो ये सोडियम था इन द न्यूट्रल स्टेट, कोई चार्ज नहीं थी, ना लॉस किया था ना गेन किया था, जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने इसको क्या दी? आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा IH से। ठीक, जब आपने इस एनर्जी को दिया तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ? कैटायन में। तो आपको मिला पहला चीज जो आपको चाहे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं कैटायन। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको चाहिए एनाइन। एनाइन बनाने के लिए आपको चाहिए दूसरी एनर्जी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द वर्ड itself tells you what it means। इलेक्ट्रॉन गेन, कितनी एनर्जी एक न्यूट्रल एटम रिलीज करेगा। एनर्जी में एनर्जी क्या थी? रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है। लेकिन इसमें एक न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन लेना है, जिस तरह आपके पास है Cl। ठीक, ये चाहता है मैं नया इलेक्ट्रॉन गेन करूं, तो इस नए इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इसको एनर्जी रिलीज करनी है। क्यों? क्योंकि इसको नए इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना अपने साथ। ठीक है, in order to have a firm or hold on the new, or you can say extra gain electron, energy is released there। वो एनर्जी जो वहां पे रिलीज हो रही है एक नए इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए, एक नए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ बाउंड रखने के लिए, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्लोरीन बनेगा Cl नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एनाइन। ठीक, पहले में क्या था? कैटायन। तो कैटायन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी, उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये लो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। तो बच्चों याद रखना है, जितना आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लॉस करेगा, और जितना वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा उतना आपको जल्दी मिलेगा कैटायन। फिर से दोहरा रहा हूं बच्चों, याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी लो होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी लो होगी उतना वो कैटायन जो है जल्दी बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी एनर्जी चाहिए इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अगर आपको कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो याद रखना आपका कैटायन जल्दी बनेगा। जितना कैटायन जल्दी बनेगा उतना आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में वो ज्यादा हेल्प करेगा। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। तो बच्चों याद रखना, ये जो दूसरी एनर्जी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हाई होनी चाहिए। क्यों हाई होनी चाहिए? तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस तरह क्लोरीन है, इसने नया इलेक्ट्रॉन लिया, अगर इसको लगा ये जो नया इलेक्ट्रॉन है ये इसके न्यूक्लियस के साथ अच्छी तरह फर्मली हेल्ड होगा, फर्मली होल्ड होगा इसके ऊपर, तो डेफिनेटली क्लोरीन जो है ये अपनी एनर्जी इसके लिए लॉस ज्यादा करेगा। तो जितना नए इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा हाई होगा।
more the hold, more the firmness on the extragonal electron, more is the energy released there. और जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतना आपका एनायन जल्दी जल्दी बनेगा, और अगर एनायन जल्दी बना तो आपका आयनिक बॉन्ड जल्दी बन सकता है। तो यहाँ पे दो आपको मिले, एक है कैटायन दैट्स बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरे हैं एनायन दैट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको कैटायन और एनायन को कंबाइन करना है, उसके लिए और एक एनर्जी चाहिए जिसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो बच्चों याद रखना, थर्ड फैक्टर इज लैटिस एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से। इट इज डिनोटेड बाय यू। बच्चों याद रहा किससे डिनोट करते हैं? यू से। उससे पहले मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिनोट करते हैं डेल्टा EGH से, आयोनाइजेशन एनर्जी को डिनोट करते हैं डेल्टा IH से। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लेट्स एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से। ये क्या होती है लेट्स एनर्जी? ये होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आयन्स, जो आपने पहले आयन बनाए उन आयनों को आपको क्या करना है? कंबाइन। सोडियम दैट्स कैटायन, क्लोराइड दैट्स एनायन, इनको आपस में कंबाइन करना है और आपको बनाना है एक आयनिक कंपाउंड। क्या बनाना है? आयनिक कंपाउंड। इस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं लेटिस एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब आप आयनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो आप बनाओगे 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, that energy is called Let's energy। जितना इसका वैल्यू हाई होगा, Let's energy value should be high। बच्चों याद रखना, Let's energy value क्या होना चाहिए? हाई। क्यों हाई होना चाहिए? जितना इसका वैल्यू हाई होगा उतना वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। तो याद रखना, लेट्स एनर्जी वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई। तब आप बोल सकते हो ये जो आयनिक बॉन्ड इनके बीच में बना है ये हाई है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक, सेकंड थिंग, लेट्स एनर्जी दूसरी डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड भी कह सकते हैं आप। क्यों? व्हेन यू वांट टू ब्रेक एन आयनिक कंपाउंड इनटू आयन्स, जब आप चाहते हो NaCl को डिसोसिएट करना, उस टाइम कितनी एनर्जी लगेगी उसको डिसोसिएट करने के लिए, उस एनर्जी को आप बोल सकते हो लेट्स एनर्जी। तो याद रखना, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी हैं? आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या क्या जरूरी है? आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, लेट्स एनर्जी वैल्यू शुड बी हाई। ये तीन चीजें आप याद रखोगे नेक्स्ट में, तब आप बता सकते हो एक आयनिक बॉन्ड बन सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज लेक्चर था आयनिक बॉन्ड के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा, फिर से दोहरा रहा हूं, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड पहले। उसके बाद केमिकल बॉन्ड में इट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। एटम कह सकते हैं इसको आप, मेटल के बीच में हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो सकते हैं, नॉन मेटल के बीच में भी हो सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसको आप नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, बट यहाँ पे हम सिर्फ बोलते हैं एटम्स के बीच में, लाइक मेटल एंड नॉन मेटल दैट्स आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल दैट्स कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया ये जो आयनिक बॉन्ड ये कैसे बन सकता है। उसके बाद मैंने आपको समझाया फॉर्मेशन ऑफ NaCl, एंड देन नेक्स्ट वन आई टोल्ड यू व्हिच आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो सबको समझ आया होगा कैसे बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।